92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी सेंटोलिया। वो चारों रोज मेरे घर आती हैं। मेरे आंगन में दाहिनी ओर जो अमरूद का पेड़ है, उसी की जड़ के पास उनका घोंसला है। माँ सेंटोलिया ने उनके लिए घोंसला तो पेड़ पे ही बनाया था, लेकिन इनके पैदा होने से एक दिन पहले जोर का तूफान आया था और पेड़ की टहनी के साथ घोंसला भी नीचे आ गिरा। माँ सेंटोलिया ज़रूर नया घोंसला बनाती, लेकिन वक्त कम था, इसलिए उसने नीचे गिर गए घोंसले पे ही अंडे दे दिए। नहीं, ये सारी बातें मुझे ना माँ सेंटोलिया ने बताई, ना ही उन तीनों ने। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर उनको ही देखता रहता हूँ। मेरे पास करने के लिए कुछ और होता भी तो नहीं है। रोज सुबह 9 बजे पिताजी आंगन में एक चटाई बिछा के मुझे उसमें बिठा जाते हैं। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल और एक छाता बगल में रख देते हैं, साथ में 1-2 किताबें भी, जिन्हें अब मैं शायद ही कभी खोलता हूँ। इन सामानों के साथ नीले रंग का एक डिब्बा भी रखा जाता है, जिसको इस्तेमाल करने की हिम्मत मैंने कभी नहीं की। खैर, मैं सेंटोलिया की बात कर रहा था। 3 दिन पहले ही चूजे जैसे सेंटोलिये अंडे से बाहर निकले। मैंने तुरंत ही इनका नामकरण भी कर दिया, सिंटू, सिंटा और सिंटी। वो अलग बात है कि तीनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इसलिए मैं दावे से नहीं कह सकता हूँ कि जिसको मैं सिंटू कह रहा हूँ वो सिंटा या सिंटी नहीं है। यही बात सिंटा और सिंटी पे भी लागू होती है। आपको मेरी बातें कुछ अजीब सी लग रही होंगी, कुछ बचकानी भी, लेकिन यकीन मानिए, इन तीनों का आना पिछले कुछ महीनों में मेरी जिंदगी में हुई सबसे अद्भुत घटना है। या ये भी हो सकता है कि इन महीनों में मेरी जिंदगी इतनी जड़ हो गई है कि चिड़िया का बच्चे देना भी बड़ी घटना बन गया है। जब से बच्चे हुए हैं, तब से माँ सेंटोलिया अपने घोंसले से ज़्यादा दूर नहीं जाती है। वो अक्सर आंगन में ही दाने चुगती रहती है। दाने चुगते चुगते कई बार वो मेरे इतने पास तक आ जाती है कि मैं चाहूं तो हाथ बढ़ा के उसको छू सकता हूं। माँ सेंटोलिया को मुझसे डर नहीं लगता। शायद उसे पता है कि मेरी उसको नुकसान पहुंचाने की कोई नीयत नहीं है, या शायद वो जानती हो कि मुझ में शायद उसको नुकसान पहुंचाने की सामर्थ्य ही नहीं है। मुझे माँ सेंटोलिया का अपने आसपास घूमना अच्छा लगता है। कभी कभी मैं गुप्त रूप से उसको सिंटी, सिंटा या सिंटू के हालचाल भी पूछ लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि आजकल वो उड़ना सीख रहे हैं। सिंटी तो थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लगी है, लेकिन पिताजी को सेंटोलिया को इस तरह मेरे आसपास आके दाने चुगना पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि पिछले महीने जैसे कौवे ने मेरे पैर में चोंच मार दी थी, कहीं वैसे ही सेंटोलिया भी मेरे जख्मी पैर को कहीं और जख्मी न कर दे। पिताजी को लगता है कि मेरे पैर का जख्म उस कौवे की देन है। हालांकि मैं उनको बता चुका हूं कि उस जगह से कई महीनों से मवाद रिस रहा है, पर वो मेरी बात पे यकीन नहीं करते। वो अब ऐसी किसी बात पे यकीन नहीं करते जिसके बारे में वो सोचना नहीं चाहते या जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उनको लगता है कि सेंटोलिया कभी भी मेरे पैर में चोट मार सकती है, और पूरा यकीन है कि उसको रोक के वो मेरा पैर हमेशा के लिए खोने से बचा सकते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी सेंटोलिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक एक्सीडेंट के बाद मन्नू की जिंदगी रुक गई है। पूरा दिन एक जगह पे बैठे रहने और पक्षियों को देखते रहने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। इस बीच उसके पैर का घाव बिगड़ने भी लगा है। अब आगे। आज रविवार था, पिताजी की दफ्तर की छुट्टी। न जाने क्यों इस दिन से मुझको घबराहट होने लगी है। दिन भर पिताजी के सामने रहना और सामान्य बने रहना। पिताजी भी यही कोशिश करते थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे सब कुछ पहले की तरह ही हो। घुटन होने लगी थी इस छलावे से अब मुझको।
मैं एक बार खुल के रो लेना चाहता था। मैं चाहता था कि पिताजी भी एक बार में अपना सारा दर्द उड़ेल दें, अपनी किस्मत को कोस दें, मुझको डांट दें कि मैं आंखें बंद करके रोड पे क्यों चल रहा था। लेकिन किस्तों में मिलने वाली ये तकलीफ बर्दाश्त के बाहर थी। मन्नू, हमारे वैज्ञानिकों ने तो कमाल कर दिया, चंद्रयान पहुंच गया चांद पे। पिताजी अखबार मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले। मैं मुस्कुरा के अखबार के पन्ने पलटने लगा। पिताजी ने हमेशा की तरह खेलों वाला पन्ना बड़ी सफाई से निकाल लिया था। वो ना भी निकालते तो भी मैं खुद कहाँ अब खेल की खबरें पढ़ता था। वो वक्त और था जब खेल और हॉकी मेरी जिंदगी हुआ करते थे। पिताजी बगल में ही कुर्सी लगा के बैठ गए थे। मैं अपने चेहरे पे उनकी नज़रें महसूस कर रहा था। उनकी आंखों का सूनापन और नमी की आंच मुझे यहाँ तक महसूस हो रही थी। मैं अखबार में डूबे होने का बहाना करता रहा, हालांकि चोर नज़रों से मैं सिंटोलिया को देख रहा था, जो दाना चुगते चुगते मेरे बिल्कुल पास तक आ गई थी। और पिताजी बार बार उसे उड़ा रहे थे, लेकिन वो बार बार वापस आ जाती। कल ही मैंने उससे पूछा था कि क्या वो सिंटू और सिंटा की तरह मुझे भी उड़ना सिखा सकती है। शायद उसी का जवाब देने आई होगी। पिताजी बेचैन थे। ये कुछ वैसी ही बेचैनी थी जैसी अपने बगल में रखे नीले रंग के उस डब्बे को देख के मुझको होती है। उसे देख के मुझको घिन आती है, उतनी ही घिन जितना अपने पैर के जख्म को महसूस करके आती है। कितना अजीब होता है अपने ही शरीर के किसी हिस्से से नफरत हो जाना। दिल करता है कि किसी ऐसे केमिकल से नहा लूं जिससे ये घाव, ये चोटें सब धुल जाएं। पता नहीं पिताजी भी ऐसा ही सोचते थे या नहीं, लेकिन जब भी वो सिंटोलिया मेरे आसपास दाने चुग रही होती, पिताजी के चेहरे पे अजीब सी घबराहट दिखाई देती है। मैं इस घबराहट को कोई नाम देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है उनको इस बात का डर हो कि कहीं कोई सिंटोलिया मेरे जख्मी पैर पे चोंच न मार दे, या शायद उनको इस बात की बेचैनी हो कि कब मैं सिंटोलिया की तरह अपने पैरों पे चल पाऊंगा, अपने पैरों पे उड़ पाऊंगा। 5 महीने पहले मैं शायद जानता भी नहीं था कि सिंटोलिया नाम की किसी चिड़िया का कोई अस्तित्व भी है। पिताजी शायद जानते भी हों, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं जानता था। कहते हैं सिंटोलिया कभी अपने बच्चे को मुसीबत में नहीं छोड़ती। कभी कभी तो मुझको पिताजी भी सिंटोलिया जैसे ही लगते हैं। आज वो डॉक्टर साहब से मिल के आए हैं। डॉक्टर साहब से मिलना यूं कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी नहीं कि उसका जिक्र किया जाए, इसलिए उन्होंने मुझसे इसका जिक्र किया भी नहीं। लेकिन उनके चेहरे का रंग थोड़ा और गाढ़ा हो गया है। हर बार जब पिताजी डॉक्टर साहब से मिल के आते हैं, उनके चेहरे पे तांबई रंग की एक और परत चढ़ जाती है। अब तो मुझे ठीक ठीक याद भी नहीं कि उनका रंग असल में दिखता कैसा था। उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थीं, इसका भी ठीक ठीक ध्यान नहीं है। पिताजी बोलते तो पहले भी कम थे, लेकिन अब मुझसे नजरें भी नहीं मिलाते। मैं भी कहाँ कुछ बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बात नहीं करना चाहता, पर कहने लायक कोई बात दिमाग में आती नहीं। सब शून्य महसूस होता है। शायद ऐसा ही पिताजी के साथ भी होता होगा। कई बार सोचता हूँ कि पिछले 4-5 महीनों में हम दोनों ने खामोशी की कितनी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, और न जाने कितनी सीढ़ियाँ अभी और चढ़नी बाकी हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी सिंटोलिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मन्नू के पैर पे प्लास्टर चढ़े 5 महीने हो गए हैं, लेकिन पैर ठीक होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। पिताजी उसकी चोट को लेके काफ़ी दुखी और परेशान हैं, लेकिन मन्नू के सामने कुछ भी जाहिर नहीं होने देना चाहते। अब आगे। 5 महीने पहले तक घर में इतना सन्नाटा नहीं था। स्कूल से लौटते हुए उस दिन भी रोहित से रेस लगी थी जल्दी घर पहुंचने की। उसके गो कहने से पहले मैं 2 फरलांग नाप भी चुका था। तेज दौड़ता था, तभी तो अपनी टीम में फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलता था। और आज तो इंटर स्टेट टीम के लिए मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। जानता था पिताजी थोड़ा नानुकुर करेंगे, लेकिन 2-4 दिन ढंग से पढ़ाई करूंगा तो खुद ही खेलने की इजाज़त भी दे देंगे। एक ज़रा सा एक्सीडेंट था, इतना बड़ा नहीं कि मेरी हर वक्त की खेलकूद बंद करवा सकें।
इतना बड़ा नहीं कि मेरी कभी ना रुकने वाली जबान बंद करवा सकें, इतना बड़ा नहीं कि पिताजी की हमेशा शांत रहने वाली जिंदगी में हलचल पैदा कर सकें। हालांकि मैं चाहता था कि पिताजी की शांत जिंदगी में कभी कोई हलचल हो, वो अपने नियमों में थोड़ा फेर बदल करें, रोबोट की तरह जीने के बजाय इंसानों की तरह सुख दुख महसूस करें। लेकिन मेरे एक्सीडेंट से भी उनकी व्यवस्थित जिंदगी में कोई अव्यवस्था नहीं आई। चलो एक तरह से अच्छा ही है, नहीं तो हॉकी के चक्कर में पढ़ाई का सत्यानाश हुआ पड़ा था। अब 1 महीना आराम से बैठ के पढ़ाई करो। पिताजी ने कहा। शायद वो जानते थे कि पैर तो ठीक ही हो जाएगा, इसलिए ध्यान परीक्षा पे देना ज़रूरी है। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी मुझको डांटा हो। हाँ, 1-2 बार ये ज़रूर कहा था कि हॉकी के चक्कर में पढ़ाई को न भूल जाऊं। उनका कह देना ही काफ़ी होता था मेरे लिए। डांट तक पहुंचने की नौबत कभी नहीं आई। मेरी माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि माँ का मेरी ज़िंदगी में कभी कोई अस्तित्व रहा भी हो सकता है मुझे वो जन्म देने के पहले ही मर गई हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी मुझे अपनी सोच पे ही हंसी आती है। लेकिन आजकल मैं वो हर चीज़ सोच सकता हूँ जिसके बारे में सोचने के बारे में पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि मुझको माँ की याद ही नहीं थी। कम से कम मुझको ये आज़ादी तो थी कि मैं माँ की जैसी मर्जी छवि बना सकता था, उनकी जैसी मर्जी वैसे कल्पना कर सकता था। वैसे सच तो यह है कि मैंने कई बार बिना दाढ़ी मूंछ वाले पापा को माँ के रूप में देखा है, लेकिन अपनी कल्पना में मैं माँ को पिताजी जैसा गंभीर कतई नहीं बनाता था। मेरे एक्सीडेंट के बाद एक बात अच्छी हुई थी कि पिताजी अब उतने गंभीर नहीं रह गए थे। सामान्य दिनों में तो उनसे बात करने के लिए अतिरिक्त हिम्मत जुटानी पड़ती थी, लेकिन इस हालत में मेरी हिम्मत थोड़ा बढ़ गई थी। ख़ास तौर पे इस हादसे के लिए पिताजी द्वारा सिर्फ और सिर्फ ट्रक वाले को जिम्मेदार मान लेने के बाद अब मैं प्यार और सहानुभूति का पात्र था। पिताजी को सुबह सुबह दफ्तर जाना होता था और शाम को वक्त से पहले आना उनके नियम के खिलाफ था। इस हादसे की वजह से उनको 10 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी थी। सुना है कि इसके अलावा सिर्फ माँ की मौत के वक्त ही वो अपने दफ्तर से गैर हाजिर रहे थे। कभी कभी मैं सोचता था कि अगर एक दिन पिताजी दफ्तर ना जाएं तो उनके सहकर्मी कितने खुश होंगे। आखिर गंभीरता से अपने काम और सिर्फ काम में ही डूबे रहने वाले मेरे पिताजी जैसे लोगों को कितने लोग अपने आसपास देखना चाहते हैं। पिताजी को हंसते हुए देखने का मेरा बड़ा मन करता था। एक आध बार सोचा था कि कभी चुपके से उनके दफ्तर में जाके देखूं। घर में ना सही, दफ्तर में तो कभी वो हंसते ही होंगे। सिर्फ यही नहीं, और भी कई ख्वाहिशें थी मेरे पिताजी को लेके। मैं उनको बुशर्ट पैंट के बजाय कभी जीन्स और टी शर्ट में भी देखना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे दोस्तों के पिताजी की तरह पिताजी भी दाढ़ी बनाने के लिए मुझसे मेरा रेजर मांगे। मैं चाहता था कि पिताजी मुझको कभी सिगरेट पीते हुए पकड़ें और सिगरेट पीने से होने वाले नुकसान पे लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद हंसते हुए कहें कि कोई बात नहीं, अपने ज़माने में भी मैंने यही सब किया था। कभी मेरा दिल करता था कि पिताजी को ये सारी ख्वाहिशें बता दूं और देखूं कि वो हंसते हैं कि नहीं। और अब मैं नहीं जानता था कि उनको हंसने की कोई वजह मैं दे भी पाऊंगा कि नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी सिंटोलिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, घर के दम घोटू माहौल से मुन्नू को घुटन होने लगी है। एक तरफ पैर की चोट, दूसरी तरफ पिताजी की चुप्पी। वो इस घुटन वाले माहौल से निकलना चाहता है। अब आगे। मेरे अस्पताल से लौटने के बाद पिताजी के दफ्तर जाने का वो पहला दिन था। पिताजी ने गोद में उठा के मुझको बाहर धूप में बिठाया। उनके इतने करीब आना मुझे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी सकुचाहट भी थी। मेरी इसी झिझक की वजह से पिताजी का मुझको उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर वो इतने जवान भी तो नहीं थे अब कि मुझको आसानी से गोद में उठा पाते। खाने का डिब्बा, छाता, एक चादर, पढ़ने की कुछ किताबें उन्होंने मेरे पास रख दी। फिर रसोई से एक पुराना डब्बा निकाल के मेरे दाएं कोने में रख दिया। बोले, अकेले रह लोगे ना? किताबें रखी हैं, आराम से पढ़ाई करना। शर्मा जी कह रहे थे कि परीक्षा की तारीख 1-2 दिन में आ जाएगी।
फिर 1 मिनट के लिए रुके थे वो। लगभग तुरंत ही मुझको अपने सर पे उनकी हथेली महसूस हुई। उस हथेली में गर्मी थी, उस हथेली में मजबूती थी। वो हथेली यकीन दिला रही थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वो पल था जिसके लिए मैं बार बार अपना पैर तुड़वा के बिस्तर पे पड़ने के लिए तैयार था। ये शायद कुछ पल ही रहे होंगे जब पिताजी का हाथ मेरे सर पे था, लेकिन सर से हाथ हटा लेने के बावजूद मुझे उनका साथ महसूस हो रहा था। पिताजी मुस्कुराए और जाने लगे। फिर न जाने क्या सोच के पीछे मुड़े और कोने में रखे डब्बे की ओर इशारा करके बोले, ये डब्बा रखा है, बाथरूम तक नहीं जा पाओगे ना, इसलिए। इतना कह के पिताजी मुड़े और अपना झोला नुमा बैग लेके दफ्तर चले गए। मेरी नज़र उस डब्बे पे टिकी हुई थी। अगर सच में मुझे कभी इस डब्बे का इस्तेमाल करना पड़ा तो क्या पिताजी उसे भी साफ करेंगे? ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप था, इसलिए कितनी भी मुश्किल हो ये पाप मैंने कभी नहीं किया। पहले पहले लोग मिलने आते थे, हाल चाल पूछते थे, कोई मेरे साथ लूडो या सांप सीढ़ी भी खेल लेता था। 1-2 लोगों ने मजाक मजाक में मेरे प्लास्टर पे संवेदना संदेश भी लिख डाले थे। 2 महीने तक घर में लोगों का आना जाना लगा रहा। पैर पे लगा ये प्लास्टर मुझे तब खला नहीं, सच कहूँ तो मुझे अच्छा ही लगा। मैं लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो बन गया था। 19 साल की अपनी ज़िंदगी में शायद ही कभी मैं लोकप्रिय रहा हूँ। हाँ, एक बार को छोड़ के, जब हमारे स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम पे मुख्य अतिथि बन के आए मंत्री जी ने मुझसे हाथ मिलाया था। इस लोकप्रिय होने में हालांकि मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मैं तो बाकी बच्चों की तरह लाइन में सिर्फ खड़ा था। सामने से गुजरते हुए मंत्री जी ने यूं ही मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया था। फिर भी उनसे हाथ मिला के मैं सबकी चर्चाओं का केंद्र बन ही गया था। कुछ वैसा ही इस बार भी था। उस भारी भरकम ट्रक के ठीक मेरे पैर के ऊपर से गुजर जाने में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। कस्बा छोटा था हमारा, बड़ी घटनाएं यहाँ होती नहीं थी, इसलिए छोटी सी घटना को बड़ा बना लेने में लोगों ने महारत हासिल कर ली थी। फिर मेरा एक्सीडेंट होना इतनी कोई छोटी घटना भी नहीं थी। 2-4 सालों में कभी कभार ही ऐसी घटनाएं या दुर्घटनाएं होती थी यहाँ। एक सुबह और एक शाम रोडवेज की कुल मिला के 2 बसें हमारे कस्बे से गुजरती थीं। फौज से नए नए रिटायर होकर आए ठाकुर साहब के बेटे की जीप को छोड़ दिया जाए तो कभी कभार ही कोई दूसरा वाहन यहाँ आने की जहमत उठाता था। उसी में एक ट्रक मुझको रौंदते हुए चला गया था, लेकिन वो 5 महीने पुरानी बात थी। धीरे धीरे लोगों का आना जाना कम हो गया और मैं अपने टूटे हुए पैर और पिताजी के साथ अकेला रह गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी सिंटोलिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मन्नू पिछले 5 महीनों को याद करता है कि कैसे एक एक करके लोग उससे किनारा करते गए और वो अपने एक्सीडेंट के बाद अपनी तकलीफ के साथ अकेला रह गया है। अब आगे। उस दिन पिताजी के दफ्तर जाने के बाद मैं बहुत उदास था। सोचा था महीने भर से छूटी पढ़ाई को फिर से शुरू करूंगा, लेकिन किताब के पन्ने तक उलटने का मन नहीं किया। धूप जैसे ही तेज हुई मैंने सर पे छाता तान लिया, लेकिन एक धूप मेरे अंदर तक झुलसा रही थी। दोपहर को जब पिताजी आए तो मुझे लगा कि मैं भूल जाऊं कि मैं 19 साल का जवान लड़का हूं, ये भी भूल जाऊं कि मैं पिताजी से डरता हूं। लगा कि उनके गले से लग जाऊं और रो पड़ूं। लेकिन पिताजी का पसीने से लथपथ चेहरा देखा तो मैंने खुद को संभाल लिया। सिर्फ मुझे देखने के लिए दफ्तर से 4 किलोमीटर पैदल चल के आए थे वो, और 4 किलोमीटर ही चल के वापस भी जाएंगे। उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, मैं संभाल लूंगा। पिताजी को मैंने इस बात का यकीन दिला दिया कि उनको रोज दिन में घर आने की जरूरत नहीं है। पहले कुछ दिन बेहद दुखदाई थे। एक जगह पे बैठे बैठे आखिर पूरा दिन क्या किया जा सकता था। बचपन में मेरा कभी कविताएं और कहानियां लिखने का दिल करता था। मैंने सोचा था कि इस दर्द और अकेलेपन में जो कविताएं लिखी जा सकती हैं, वैसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। दर्द से भरी कुछ कविताएं लिखी भी मैंने, लेकिन जैसे जैसे प्लास्टर कटने के दिन नज़दीक आ रहे थे, इन कविताओं को देख के मुझे हंसी आने लगी थी। बुरा वक्त कट गया था, इसलिए बुरे वक्त का दुख भी ख़त्म हो गया था।
उन्हीं दिनों सिंटोलिया से मेरी मुलाकात हुई थी। तब वो माँ नहीं बनी थी, हाँ मेरी दोस्त ज़रूर बन गई थी। अपनी कविताएं उसको सुना के मैं बहुत हंसा था उस दिन। 1 महीने बाद प्लास्टर कटाने के लिए अस्पताल गए तो डॉक्टर साहब थोड़ा गंभीर से दिखे। प्लास्टर के अंदर थोड़े घाव हो गए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, बस प्लास्टर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने अपने चौड़े से माथे पे जोर दे के कहा। मैंने और पिताजी दोनों ने मान लिया कि चिंता की वाकई कोई बात नहीं होगी। प्लास्टर सिर्फ 1 महीने के लिए बढ़ा था, 1 महीना जिंदगी भर थोड़े रहेगा। लेकिन यह 1 महीना हर बार बढ़ता जा रहा था। साथ ही पिताजी के चेहरे की गंभीरता भी बढ़ती जा रही थी। मैंने एक बार फिर वो डायरी खोल ली, लेकिन इस बार एक शब्द भी लिखा नहीं गया। उस दिन एहसास हुआ कि दुख जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको बाहर निकालने का हर रास्ता छोटा होता जाता है। दुख में गति नहीं होती, ठहराव होता है, इतना कि धीरे धीरे उसका महसूस होना भी बंद हो जाता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी सिंटोलिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, महीनों के अकेलेपन और निराशा ने मन्नू की जिंदगी को एक खामोश मंजिल पे लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन अब वो इस खामोशी के खोल को तोड़ देना चाहता है। अब आगे। मेरे पैर में प्लास्टर चढ़े 5 महीने हो गए थे। पिछले 2 महीने में मैं अपने भविष्य की हर वो राह सोच चुका था जिस पे एक जख्मी पैर के साथ चला जा सकता था। मर जाना भी इनमें से एक था, लेकिन शायद ये सबसे मुश्किल रास्ता था, इसलिए इस पे मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। अभी सबसे आसान रास्ता था अपनी पढ़ाई पूरी करना। इस साल की परीक्षा छूट गई, लेकिन मैंने अगले साल के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं आगे बढ़ने लगा था, पर पिताजी वहीं 5 महीने पहले रुके हुए थे। आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। वो रुके हुए पानी के तालाब जैसे हो गए थे। ऊपर से सब ठीक नजर आता था, लेकिन उनके अंदर टूटी हुई उम्मीदों और खोई हुई आशाओं का मलबा जम रहा था, जो धीरे धीरे उनके अंदर सड़न और गाद पैदा कर रहा था। आज फिर डॉक्टर साहब ने पिताजी को बुलाया था। डॉक्टर साहब कह रहे थे कुछ दवाएं बदलनी होंगी, इसलिए बुलाया होगा शायद। चेहरे पे पुती हुई कालिख को 0 वॉट के बल्ब जैसी मुस्कान से छुपाते हुए पिताजी ने कहा, जैसे मुझको नहीं खुद को समझा रहे हों। पर डॉक्टर साहब जो कहने वाले थे, शायद मैं वो पहले से ही जानता था। मेरा दायां पांव, जो कि पिछले 5 महीने से प्लास्टर में लिपटा हुआ था, अब मुझको महसूस होना बंद हो गया था। शुरू शुरू में जख्म का गीलापन महसूस होता था, अब वो एहसास भी खत्म हो गया था। इस बात का अंदेशा मुझे कई दिनों से हो रहा था कि मेरा शरीर शायद अब इस पैर के किसी काम का नहीं है। शायद इसको मेरे शरीर से अलग करना ही आखिरी रास्ता हो। बस इससे ज्यादा सोचने की इजाजत मैंने अपने दिमाग को नहीं दी थी। पिताजी अस्पताल से लौट आए थे। चुपचाप मेरे पैर के पास आके बैठ गए। उनकी नजर नीले रंग के डब्बे के ऊपर भिनभिना रही मक्खियों पे पड़ी। झेप के मारे मैंने नजरें झुका ली। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगा। पिताजी ने मुझको आश्वस्त किया और प्लास्टर के ऊपर मेरी टांगों पे हाथ फेरने लगे। अब कैसा है? वो इतनी नरम आवाज में बोले कि मुझको यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरे पिताजी हैं। काफी अंतर है पिताजी, लगता है थोड़े दिन में ही मैं चलने फिरने लगूंगा, मैंने कहा। पिताजी के मुंह से घरघराहट जैसा कुछ निकला। पिताजी भी कुछ नहीं बोले तो मैं सिंटोलिया के घोंसले को देखने लगा। सिंटोलिया के 2 बच्चे तोड़ चुके थे, बस एक सिंटू ही था जो अभी अपने पंख पूरे नहीं खोल पाया था। वो पंख फैलाता, लेकिन उड़ने की कोशिश में बार बार घोंसले पे ही आ गिरता। सिंटू को उड़ने की कोशिश करते देख के मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। आखिर मैं भी तो उसी की तरह उड़ना सीख रहा था। माँ सिंटोलिया भी घोंसले के पास खड़ी सिंटू का हौसला बढ़ा रही थी। तभी उसने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन इस बार वो
लड़खड़ाया नहीं, वो उड़ चला और उड़ता ही चला गया। न जाने क्या हुआ, अचानक पिताजी उठे और उन्होंने घोंसला उठा लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पिताजी ने घोंसला चिंदी चिंदी कर डाला था। उसके तिनके पूरे आंगन में बिखरे हुए थे और पिताजी उसी अमरूद के पेड़ की जड़ के पास बैठे जार जार रो रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।